नमस्कार, मैं नमस्कार। अविनाश भारती आज हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट दिल्ली के आभासी पटल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके समक्ष हैं, एक समसामयिक विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर परिचर्चा के रूप में। आज परिचर्चा का विषय है कविता के दो स्वर, छंदबद्ध और छंदमुक्त। कविता के संदर्भ में हम जानते हैं कि कविता मनुष्य की संवेदनाओं, अनुभूतियों और विचारों की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति माध्यम रही है। लेकिन समय के साथ-साथ कविता ने स्वयं के स्वरूप को बदला है, अपनी अभिव्यक्ति माध्यम को बदला है। एक ओर हमारे पास छंद, लय, तुक, मात्रा और अनुशासन से समृद्ध छंदबद्ध कविता की एक गौरवशाली परंपरा है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की जटिलताओं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नए अनुभवों को स्वर देने वाली छंदमुक्त कविता भी है। यह विषय जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं, क्योंकि यह केवल कविता के दो रूपों की चर्चा मात्र नहीं है, बल्कि हिंदी कविता की परंपरा, उसके परिवर्तन और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ एक गंभीर विमर्श है। इस विमर्श पर बात करने के लिए, इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारे पास इस पटल पे 3 विदुषी वक्ता मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराया जाए। इससे पहले मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि मेरे आंगन में भीड़ लगी, मेरे आंगन में भीड़ लगी, मैं किसको-किसको प्यार करूँ, मिलने को बस 2 आँखें हैं, किस-किस से आँखें चार करूँ। सबसे पहले आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं इस पटल पे स्वागत करता हूँ डॉक्टर अरुणा गुप्ता मैम का। आप हमारे बीच दिल्ली से जुड़ी हैं। आप हिंदी साहित्य, शिक्षा और भाषा संवर्धन की वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित हस्ताक्षर के रूप में जानी जाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से आपने बीए, एमए और पीएचडी की तालीम हासिल की है। कविता, संस्मरण, शोध, संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। आपके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का आप निरंतर प्रतिनिधित्व करती रहती हैं। साहित्य, शिक्षा और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए आप अनेक पुरस्कारों से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हो चुकी हैं। इस पटल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इनके बाद अनीता वर्मा मैम हमारे बीच हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप फरीदाबाद से हमारे बीच हैं। समकालीन हिंदी साहित्य की बहुआयामी साहित्यकार, कवयित्री, समीक्षक, स्तंभकार और शिक्षाविद के रूप में आप जानी जाती हैं। कविता, बाल साहित्य, कहानी, लघु कथा और साक्षात्कार जैसी अनेक विधाओं में आपका लेखन सक्रिय है। अब तक आपकी कुल, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, तो 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं या उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और पंजाब केसरी जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में आप लंबे समय तक लेखन का कार्य किया है आपने। आर्मेनिया और रोमानिया के विश्वविद्यालयों में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में आप अपनी सेवा दे चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान प्राप्त कर हिंदी के वैचारिक प्रचार-प्रसार में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका भी इस पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके जी, बाद धन्यवाद। आपके बाद मैं शारदा कनोरिया शुभा मैम का मैं स्वागत करता हूँ। आप हमारे बीच पूना से जुड़ी हुई हैं। आप लेखिका हैं, कवयित्री हैं, समाज सेविका हैं, लगातार प्रतिबद्ध हैं, सक्रिय हैं अपने कामों को लेकर। आपने बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। आपके कई संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो संग्रह काफ़ी चर्चा में रहे, अंतर्मन जो आपका कविता संग्रह है, उसके बाद आत्मबोध जो सनातन विषयक आलेखों का संकलन है, संग्रह है, ये दोनों किताबें आपकी काफ़ी चर्चा में रही थीं। आप हमारे बीच हैं,
आप साहित्यिक संचेतना के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी रहती हैं। आप सभी का मैं इस पटल पे पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ हैं, ये हम सबकी खुशनसीबी है। चलिए बिना वक़्त बहुत ज़ाया बहुत किए धन्यवाद। हुए बिना वक़्त ज़ाया किए हम चाहते हैं कि इस परिचर्चा की शुरुआत हो जाए। सबसे पहला सवाल मेरा होगा शारदा कनौरिया शुभा मैम से। ये जो विषय है छंदबद्ध और छंदमुक्त, हमारे साथ कई शोधार्थी जुड़ते हैं या बाद में इस वीडियो को देखते हैं। विद्यार्थी जुड़ते हैं, साहित्य प्रेमी जुड़ते हैं, जो नौजवान भी होते हैं। तो मैं उनके उनको देखते हुए ये सवाल करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसका आशय बताएँ। इन दोनों की मूलभूत अवधारणा क्या है? उसको आप स्पष्ट करें, छंदबद्ध और छंदमुक्त कविता की अवधारणा को। अवश्य। जैसे अविनाश जी, धन्यवाद आपका, आपने बहुत विस्तृत परिचय दिया मेरा, उसके लिए दोनों मेरे सहयोगियों को प्रणाम, अनिता जी और अरुणा जी दोनों को प्रणाम। अब छंद मुक्त और छंद युक्त कविता भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, ये सब जानते हैं हम लोग। कविता जब लिखते हैं तो हमारे भाव ही हम लिखते हैं, ये दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अब पहले छंद में बहुत ज्यादा लिखा जाता था, पढ़ा भी जाता था, और छंद में एक कैसे होता है, निश्चित मात्राओं की गणना होती है, लय तुकांत, और गा सकते हैं गेयता, उसमें ऐसा सब कुछ छंद में होता है, जिसमें हमको शब्दों का चयन व्यवस्थित तरीके से करना, मात्राओं का परिचय करना, मात्राओं को जमाना, ये सब छंद युक्त कविता में करना होता है। पर इसकी सुंदरता ये है कि ये बोलने, गाने और सुनने में बहुत सुंदर लगता है। इसे जब हम छंद युक्त मुक्त कविता की बात करते हैं, तो मुक्त कविता में हमको खुला आसमान मिलता है, हम जैसे चाहे अपने भावों को जिधर चाहे बहा के ले जा सकते हैं। तो जब लेखक लिखता है तो उसकी लेखनी अनवरत चलती है, और उसमें जब अपने भावों को वो अभिव्यक्ति करता है, भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो वो अपने भाव स्पष्ट रूप से लिख सकता है। तब उसको ये चिंता नहीं होती है कि मुझे मात्रा की गिनती करनी है, या मुझे तुक बिठाना है, या मुझे गा के सुनाना है, ऐसे कुछ उसकी नहीं होती। उसको लगता है कि बस पाठक सुने और पढ़े और उनको मजा आए। तो यह छंद मुक्त कविता की विशेषता होती है। और जैसे एक बात है, जैसे नदी को तट चाहिए, इस बादलों को आसमान चाहिए, वैसी हमें लिखने की स्वतंत्रता चाहिए। तो दोनों का ये फर्क है, दोनों में काफी फर्क है। और मैं जब लिखती हूँ, मुझे छंद में लिखना बहुत रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने भावों को छंद मुक्ति ही लिखूं, ऐसा मेरा खुद का अपना अनुभव है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं खुद भी गज़लें कहता हूँ। मेरे यहाँ एक बड़े आलोचक हैं कृष्ण कुमार नाग। उनका यह मानना है कि जो हम्म, छंदबद्ध चीज़ें हैं, वो हम्म, बोझ नहीं है या भार नहीं है, ये तो अनुशासन है। और हाँ वहीं मैं बिल्कुल जब निराला को बिल्कुल। पढ़ता हूँ, जब जूही की कली कविता को लेकर, तो ये अवधारणा ये जो बता रही है कि ये स्वतंत्रता की जहाँ बात हो रही है, भावों का टूटना हो रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को बचाते हुए वो छंद मुक्त कविता की ओर जाते हैं या उसको तरजीह देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर सिक्के के 2 पहलू होते दोनों हैं। चीजें अपने आप में, हाँ बिल्कुल। जी, जी। तो मेरा अगला सवाल ये है, ये जो एक सिक्के के 2 पहलू समान हैं, छंदमुक्त और हम्म, छंदबद्ध कविता। हम्म, मेरा अगला सवाल होगा अनीता वर्मा मैम से। सवाल यही है कि कहा जाता है कि अ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो मैं बार-बार चर्चा भी कर रहा हूँ। तो कविता के संदर्भ में अ, हम क्या मानें? कविता की आत्मा छंद में बसती है या फिर संवेदना? जी, धन्यवाद अविनाश जी। सबसे पहले तो जी, हिंदी साहित्य संस्थान का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज इस विषय को इस पटल पर उठाया, और उसके साथ-साथ आपका संचालन बहुत सशक्त है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबका परिचय दिया। और चूँकि बात कविता की हो रही है, और कविता जो है मूलतः संवेदना और भावों का मिश्रण है।
और इसका आकाश बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि इसमें रंग भरते भरते कवि स्वयं कविता हो जाता है, और बिल्कुल। पाठक जब उस कविता के साथ आत्मसात करता है तो निश्चित रूप से वो कविता सफल हो जाती है, चाहे वो छंदबद्ध हो या छंद मुक्त हो। अब बात रही छंदबद्ध कविता की, अनुशासन की, तो मैं उससे शुरू करती हूँ। देखिए, गीत, गजल, दोहे, सोरठे, ये सब छंदबद्ध होने के साथ साथ नियमों में बंधे हुए हैं। एक भी मात्रा इधर से उधर हो तो उसका विस्तार, उसका स्वरूप, उसका औचित्य, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कवि छंदबद्ध होने के प्रयास में अपनी मूल भावनाओं से पीछे रह जाता है, अपनी मूल भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, तो वहां पर ये छंदबद्ध कविता उसको रोकती है या उसको मंथन करने के लिए कहती है। एक बार की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी जगह मैंने कुछ दोहे लिखे और उस दोहे में एक मात्रा ज्यादा थी, तो ये बहुत शुरू के लेखन की बात है मेरे, एक मात्रा ज्यादा थी और वो छप भी गए, और संपादक ने उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाया, ना मैं संपादक का नाम लूंगी ना मैं उस पत्रिका का नाम लूंगी, लेकिन पाठकों के जब पत्र आए उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें तो मात्रा की गलती है, यहाँ पर मात्रा, एक मात्रा ज्यादा लगी हुई है। और जब मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा कि हाँ ये ठीक कह रही है, इसमें मैंने एक मात्रा ज्यादा लगाई है। उसके बाद मैंने संपादक से बात की, मैंने कहा कि आपने भी इसमें देखा नहीं और संशोधन नहीं किया और बिल्कुल आंखें मूंद करके आपने इसको प्रकाशित कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे तो कहीं भी नहीं ये लगा, ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम वृहत दोहा कहते हैं, इसको वृहत की श्रेणी में रखा गया है और बहुत सारे लेखकों ने उस तरह से भी लिखा है। इसी तरह से एक बार चलन हुआ था दुमदार दोहों का, दोहे के बाद एक तीसरी लाइन आ जाती थी, उसको दुमदार दोहा कहा जाता था। सरोजनी प्रीतम ने बहुत सारे दुमदार दोहे लिखे हैं, है ना। तो ये धीरे 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 परिवर्तन होता चला गया। रामायण से लेकर के जिस तरह से बिल्कुल उसमें मात्राओं का हर एक चीज का ध्यान रखा गया, उसके बाद विस्तार होते होते हम छंद मुक्त होते चले गए। और जो छंद मुक्त स्वर है वो एक ऐसा प्रवाह है जहां पर लेखक को सोचना नहीं पड़ता, उसके स्वर सीधे सीधे पाठकों तक पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि छंद मुक्त कविता में भी लय होती है, उसके भीतर भी निहित लय का स्वर होता है। अगर वो लय नहीं है तो वो फिर कविता नहीं है। एक बार डॉक्टर नामवर सिंह जी का मैं साक्षात्कार कर रही थी, वो बात बहुत चर्चा में भी आई बाद में, तो उन्होंने कहा कि कविता कभी भी सपाट बयानी नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम दोनों की बातचीत जो है वो स्पष्ट हो गई होगी, आगे की बात फिर आगे के प्रश्न में करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। आग को आग कहना और पानी को पानी कहना कविता नहीं है, छंदमुक्त कविता में भी लय होती है, गति होती है। मैं अगला सवाल, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए अरुणा गुप्ता मैम से मैं ये सवाल लेना चाहूंगा। अब यह मान्यता है या हम मानते हैं कि वर्तमान समय में नई पीढ़ी यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है छंदमुक्त कविता से अपेक्षाकृत दूर होती जा रही है। क्या ये मानती हैं कि ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत बहुत आभार आपका, पहले तो मुझे यह अवसर देने के लिए। और आपने जो मुझसे सवाल किया है, आपके सामने बहुत सारे कवि आज ये देख रहे हैं कि हम जो कविता कर रहे हैं उसमें मूल बात है बिंब की, संवेदना की, भावना की। तो यदि हम अपनी भावना को, अपनी संवेदनाओं को हम पंक्तिबद्ध करके किसी भी लय के साथ में, आप ये नहीं कह सकते कि छंद मुक्त है तो उसमें लयात्मकता नहीं है, लयात्मकता बराबर बनी है। और उस कविता में हम उस भाव को, बिंब को जब हम समेट कर उस अनुभव को हम बटोर लेते हैं
तो वो कहीं भी किसी भी तरह से छंदबद्ध कविता से पीछे नहीं रहती। दूसरी बात, आज जो कवि, जैसा कि अभी शारदा जी ने भी बताया, क्योंकि मात्राओं की गिनती, चाहे वो वार्णिक छंद हो या मात्रिक छंद हो, उनकी गिनती में ना पड़ के स्वतंत्र रूप से उस आकाश में विचरण करता हुआ वो कवि अपने भावों को वो आकाश देना चाहता है, वो मुक्तता देना चाहता है, और वो केवल अपने भावों में डूबकर उस रचना को हमारे सामने रखता है। जब वो रचना हमारे सामने आती है तो रचना की महत्ता किसी भी प्रकार, किस छंद में है, किस प्रकार से है, प्रस्तुति क्या है, भाव क्या है, बिंब क्या है, अनुभूति क्या है, और उसमें सामयिकता क्या है, इन सारे प्रश्नों को ओढ़ती हुई जब रचना सामने आती है तो आज का कवि उन सारे प्रश्नों को समेट कर, आज आयाम बहुत विस्तृत है, आज आयाम छोटा नहीं है, हमारे सामने एक ऐसा विस्तृत आकाश है जिसको हम किसी छोटे से दायरे में नहीं बांध सकते, और इसलिए हमें उस मुक्तता की आवश्यकता है। इसलिए वो बेहतर समझता है आज का कवि कि मैं उस मुक्त आकाश में उस ऐसे पंछी की तरह विचरण करता रहूं जिसके पंखों में कोई बंधन ना हो, इसीलिए वो बेहतर समझता है। लेकिन आज देखिए मंचों पर जो गीत गाए जा रहे हैं, क्या उसको आप केवल छंद मुक्त कहकर नकार सकते हैं? बड़े सशक्त गीत हैं। जो कविता पढ़ी जा रही है बड़ी सशक्त कविता है, क्योंकि सामयिक विषयों में जो व्यंजना है, उसके जो शब्द बिंब हैं, उसके जो आकार हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि कहीं भी उन्हें किसी भी प्रकार से किसी और कवि से, छंदबद्ध कविता से पीछे नहीं माना जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ। अगला सवाल मेरा शारदा कनोडिया मैम से मेरा होगा। छंदमुक्त कविता के उदय के संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा आपसे यह सवाल कि क्या छंदमुक्त कविता का उदय परंपरा के विरोध के रूप में हुआ है या यह कविता के स्वाभाविक विकास का परिणाम है? आप इसे किस तरह से देखती हैं? न तो परंपरा के विरोध के रूप में हुआ है मेरे हिसाब से, और न तो कोई इसका परिणाम है। खाली एक लिखने की कला है जो एक विकसित हुई है कि छंद मुक्त भी लिखा जा सकता है। जब मतलब ये लिखने स्वाभाविक विकास मानती हैं आप इसे? विकार नहीं है, ये कोई विकार नहीं है। मतलब नहीं, मुझे नहीं विकास, लगता मैं विकास की बात कर रहा हूँ, स्वाभाविक विकास है ये। स्वाभाविक विकास है, राइट। स्वाभाविक विकास है कि जब लिखना चाहता है, कोई भी लेखक हो, कवि हो, लिखना चाहता है तो वो अपने मन के भाव को लिखना चाहता है। कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते कि मात्रा पे ध्यान दे या फिर लिखे, तो मुझे वो सॉरी चाहूंगी, माफी चाहूंगी, लेकिन ऐसा ऐसा काफी लोगों के साथ होता होगा। मतलब मैं कई ग्रुपों में ऐसे हूँ जहाँ पे छंद के लोग दीवाने हैं, मतलब इतना सुंदर लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं और इतनी आसानी से लिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं लिख पाती हूँ। तो ये स्वाभाविक विकास ही मैं बोलूंगी, इसमें कोई भी परंपरा का विरोध नहीं है और कोई दोष नहीं है। और आज भी उतनी ही छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों चलता है। मैं कितनी सारी क्लासेस चलती है छंद सिखाने के लिए, जिसमें मैं कई में जुड़ी भी हूँ। दिव्यालय है, विशाला है, ऐसी कई शाखाएं हैं यहाँ पर जो चलती है, ऑनलाइन चलती है। हम आसानी से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कोशिश करते हैं। पता नहीं, पर मुझे ज्यादा छंद युक्त मुक्त लिखने में मजा आता है। यही सवाल मैं लेना चाहूंगा अनीता मैम से, अनीता वर्मा मैम से, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जहाँ छंदबद्ध रचनाएं हैं वहाँ पाठकों का आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। आज भी हमें कई सारे शेर याद हैं, जब हम मंचों पे जाते हैं या स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में जब भी बच्चे को सुनते हैं तो सबसे पहले वो शेर कोट करते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, विद्यार्थी हो या हम और आप हो। तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण तो है। आकर्षण तो बहुत कम ही देखा गया होगा कि छंदमुक्त कविताओं को किसी ने कोट किया हो अपने भाषणों में या अपनी बातों में। तो इस आकर्षण तो एक है, उसके बावजूद भी जहाँ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हम छंदबद्ध कविता की एक गौरवशाली परंपरा से गुजरते हैं, अचानक से इसे माना जाए या एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया है या एक विरोध के रूप में छंदमुक्त कविताओं का उदय हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
जी क्योंकि जब अविनाश चीजें जी, ठीक ही चल रही हैं तो फिर जी जी परिवर्तन की क्या जरूरत है? मैं इस जी, मैं परिवर्तन की बिल्कुल, जरूरत के पीछे जाना चाह रहा हूँ। जी मैं इस यात्रा के बारे में ही बात करती हूँ। चूंकि जी आपने बात की हिंदी साहित्य के इतिहास की, आप पूरे गौरवशाली साहित्य के इतिहास से प्रारंभ हुए हैं। तो देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है, और न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि अंग्रेजी और विदेशी साहित्य में, चूंकि रोमानिया में रही हूँ और अर्मीनिया में रही हूँ, तो वहां भी साहित्य में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। और छंदबद्ध कविताओं से, इलियट से लेके वर्ड्सवर्थ के बाद, बहुत से कवियों ने अंग्रेजी में छंद मुक्त लिखना प्रारंभ किया, और ये परंपरा हमारे यहाँ निराला जी से प्रारंभ हुई, ऐसा कहा जाता है जी ना। लेकिन कविता के भीतर वो लय, वो जिसे कहते हैं विस्तार, और जो नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब परतें, वो होना बहुत जरूरी है। कविता अगर सीधी सपाट अपनी बात कहती चली जाती है, वो फिर गद्य बन जाती है, फिर वो कविता नहीं रहती। वो लेकिन बताइए। जी, लेकिन एक बात और है कि ये कविता का जो दौर है, ये विकसित होता चला गया, और नई कविता के बाद अकविता तक भी पहुंचे हम, और फिर उसके साथ साथ हाइकू तक पहुंचे, है ना। जापानी पद्धति में अगर वहां देखें तो हाइकू की भी बात है। इस दौर में, इस कविता के जो विकास की यात्रा में, कहीं भी ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि कविता वास्तव में क्या है। अगर मेरी बात सुने, जो मेरे मन की बात है, और जो चूंकि इस पर मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ इस विषय पर, तो मुझे लगता है कि जो मंच है, आपने भी अभी कहा कि मंच पर उन्हीं को कोट किया जाता है जो छंदबद्ध होता है, और वही बार बार दर्शक सुनना चाहते हैं, पाठक वही पढ़ना चाहते हैं। लेकिन गंभीर कविता को हमेशा पाठकों ने सराहा है। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि आजकल सोशल मीडिया पर कविता के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और वो वास्तव में कविता नहीं है। एक सीधे सीधे जिसे कहते हैं कि बात कहीं से शुरू होती है और खत्म होते होते वो अपना रास्ता कहीं और ले लेती है, और वो उस तरह से गांभीर्य के साथ अपनी बात नहीं कहती है। तो इस तरह की रचनाओं का जो समय होता है, इस तरह की रचनाओं की जो आयु होती है, वो बहुत कम होती है, वो कालजयी नहीं होती है। रचनाएं, चाहे वो छंदबद्ध हो या छंद मुक्त हो, जो आज भी हम 10 साल पहले वाली भी पढ़ रहे हैं, और आज के बाद भी जो छंद मुक्त लिखी जा रही हैं, वो भी आ रही हैं, और उस पर भी बहुत चर्चा होती है। बहुत सी कविताओं को हम कोट करते हैं। अभी विनोद शुक्ल जी को देख लीजिए, उनकी जो कविताएं हैं, मुझे लगता है हर पटल पर लोग उसको कोट कर रहे हैं। एक बात और युवाओं से जुड़ी हुई, आप लोगों से जुड़ी हुई बात है, और मैं इसको फिल्मी गीतों के साथ भी थोड़ा जोड़ती हूँ। उसमें ये है कि हम आज इस पटल पर छंद मुक्त कविता की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो जमाना आ गया है जिसे बीट कविता का नाम दिया गया है। बीट बॉक्स म्यूजिक आप सुन रहे होंगे। मैं चलता गया रास्ते में, लड़का मिला, मैंने उसको कहा आजा आजा आजा, तू मेरे साथ है, मैं इस तरह की, और उसको भी कविता माना जाने लगा। गुलजार तक ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको कहा कि हाँ, अब गुलजार जब लिखते हैं कि गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू कल्लू। अब देखिए इसको कितना, इसके चूंकि इसके पीछे अर्थ था, गहरा अर्थ था, तो स्वीकार्य हुआ। और समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, मंचों पर भी छंदमुक्त कविताएं पढ़ी जा रही हैं, सराही जा रही हैं, अगर उनमें गहराई है, गांभीर्य है, और उसके साथ साथ वो अपनी बात पाठकों तक पहुंचाती है। तो चाहे वो छंदबद्ध कविता है या छंदमुक्त कविता है, उसको भी कोट किया जाएगा। जब निराला जी ने लिखा था कि वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, तो इतना हंगामा हुआ था कि इसमें मात्राएं कहाँ हैं, इनकी मात्राएं पूरी नहीं हैं, पर वो समय की कालजयी कविता बनी। तो इस प्रकार से कविता में सब चीजें जो हैं, जरूरी नहीं है कि वो छंदबद्ध हो या छंदमुक्त हो, मर्म उसका, जो उसका भाव, उसका गांभीर्य वो है।
जी बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपने बिल्कुल सही कहा कि छंदमुक्त कविताएँ कालजयी रचनाएँ होती हैं, कालजयी पंक्तियाँ होती हैं उसमें, छंदमुक्त कविता। अगला सवाल मेरा अरुणा गुप्ता मैम से होगा। अ, छंदमुक्त और छंदबद्ध कविता में व्याकरणिक चीज़ों को छोड़ दें, शिल्प को छोड़ दें, तो बाकी स्तरों पे शिल्प के ये संवेदना के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, विषय के स्तर पर आप क्या समानता देखती हैं? क्या उसमें समानता है या उसमें भी कुछ भिन्नताएँ आपको नज़र आती हैं? देखिए अविनाश जी, सवाल यहाँ भिन्नता या समानता का तो है ही नहीं। समय के बिल्कुल। अनुसार कविता का एक विकास हुआ है और हुँ, छंदबद्ध और छंद मुक्त कविता, इस पूरे दायरे को मैं तो कविता की विकास यात्रा के संदर्भ में देखना चाहूंगी। ये एक विकास यात्रा है। अब हमारे सामने पृथ्वीराज रासो से लेकर, या हम ये कहें कि तमिल साहित्य की रचनाओं से लेकर, रामचरितमानस से लेकर, हमारे सामने कामायनी भी है, हमारे सामने कुरुक्षेत्र भी है, हमारे सामने गिरजा कुमार माथुर भी है, हमारे सामने मुक्तिबोध भी है, हमारे सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी है। और अगर हम नाम से बात करें तो एक कविता का युग, जैसा नेताजी ने भी कहा, प्रयोगवाद आया, प्रगतिवाद आया, नई कविता आई, कविता आई, हाइकू तक का जमाना आया। लेकिन अगर हम इसमें पाठक की या श्रोता की रुचि की बात करते हैं तो रुचि दोनों तरह की कविताओं में है। अब आप देखिए आज कितना प्रचलन है कबीर के दोहों का, बार 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 लोग उसमें जो आनंद संतुष्टि पाते हैं, एक वो भी है। और दूसरा, नए कवियों को मंच पर जब हम सुनते हैं और जब वो हमारे भीतर के आलोड़न को, हमारे भीतर की अनुभूति को, उस पीड़ा को, परिवेश में जो कुछ हो रहा है आजकल, उस सबको हमारे सामने एक एक बिंब के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं हमारे भीतर जो दर्द पैदा होता है वो कहीं कविता की मूल संवेदना है। उससे हम कविता को कहीं अलग नहीं कर सकते। कविता वास्तव में वही कविता कहलाती है जो हमारे साथ हमें जोड़ कर रखती है, हमारे मन की अनुभूतियों को साकार करती है, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को लेकर, एक व्यक्ति के दर्द को नहीं, पूरे समाज और विश्व के दर्द तक जो लेकर चलती है। यूं आज भी, आज के राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये कविता उतनी ही सार्थक है, उतनी ही सार्थक है। कुरुक्षेत्र की वो कविताएं जो कि शांति के दीप की बात नहीं करती हैं कि शांति ज्योत की हमें जरूरत नहीं है। दिनकर की वो कविताएं देशभक्ति के संदर्भ में सार्थक हैं। लेकिन क्या आज के संदर्भ में जो कविताएं देश की इस आज की परिस्थिति में लिखी जा रही हैं, हम उन्हें नकार सकते हैं? क्या उन्हें छंदबद्ध या छंद मुक्त कहकर हम ये कह सकते हैं उनका प्रभाव नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। कविता जो आज की स्थिति को, परिस्थिति को पूरी तरह से साकार करती है, मानव मन की पीड़ा को लेकर चलती है, वही कविता सार्थक है। इसलिए उस युग में जहाँ दरबारी साहित्य था, वहां सार्थकता थी भूषण की कविता की। आज सार्थकता है उस समाज की, जैसा कि अनीता जी ने भी कहा कि फिल्मों में गुलजार जैसे लोग, और एक जमाना था कि हम बच्चन की मधुशाला को उस समय में जिस रूप में लेते थे, आज भी हमारे सामने फिल्मों के वो गीत हैं जिनमें हम उतना ही आनंद उठाते हैं। ना हम उसमें कोई छंद तलाशते हैं, ना कोई मात्रा तलाशते हैं। हाइकू का भी उतना ही चलन है, उसका आनंद भी उतना ही है, और लोग वाह वाह कर उठते हैं कि वाह क्या बात कही है, 3 पंक्तियों में बात कही है। तो बात कहने की बात है, नजरिया है। इसमें छंदबद्ध होना, छंद मुक्त होना, इसका सवाल नहीं है। प्रचलन हमारे भाव से होगा, ना कि हम कितनी मात्राओं में किसे बांध कर चल रहे हैं। बंधन कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। आज की पीढ़ी को क्या, कभी भी किसी को स्वीकार्य नहीं रहा। और आप हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जब अपनी कविताएं, कुछ तुकांत कविताएं लिखी और उसके बाद हरिऔध की कविताएं आई, एक तरह की परिपाटी की जब कविताएं चलने लगी तो एक परिवर्तन होना अनिवार्य था, और परिवर्तन जीवन का नियम है। उसी तरह से कविता में भी वो परिवर्तन
बहुत आवश्यकता था, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी उस समय में उसकी, और हमें ज़रूरत जब हमें आई कि हम बात करें चीन के युद्ध के समय परशुराम की प्रतीक्षा की, तो हमें उसकी ज़रूरत थी, हमें किसी छंद की ज़रूरत नहीं थी, हमें उस आवेग की ज़रूरत थी, उस जोश की ज़रूरत थी। आज हम उसी बात को लेकर अगर कविता को समझें, कविता को जानें, उसी भाव को सराहें, तो वही कविता सशक्त हो सकती है। यही मुझे बात करते करते याद आ जाती है मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता। अब अंधेरे में कविता और अंधेरे में कहानी, अगर आप दोनों को एक साथ लेकर पढ़ते हैं, एक साथ चलते हैं, तो आप को लगता है कि एक बड़ी गहरी संवेदना से जुड़ी हुई, एक गहरी पीड़ा से जुड़ी हुई वो कविता है। मुक्तिबोध जिस पीड़ा से उस दशक में गुजरे थे, जहाँ विभाजन की पीड़ा के साथ साथ जो मोहभंग की पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने जिस तरह साकार किया था, उस युग के कवियों ने साकार किया था, वो एक ऐसी पीड़ा थी, अगर उसको साकार न किया जाता तो हमें किसी प्रकार के बंधन में लेकर हम चलते तो शायद हम उसे बांध नहीं सकते थे। उसमें एक मुक्त आकाश की जरूरत थी। और ऐसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं को ले लें, उन्होंने एक छोटे से छोटे बिंदु को लेकर जो रचनाएं लिखी हैं, गिरजा कुमार माथुर ने किसी छोटे से छोटे बिंदु को लेकर जो रचनाएं लिखी हैं, यानी जो सार्थकता, जो सकारात्मकता कविता में उभर कर आई है, जिसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से उपेक्षित था, जो पात्र पूरी तरह से उपेक्षित थे, उनके भीतर के भावों को भी इन कवियों ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो कविता का आकाश इस कदर विस्तृत होता चला गया कि वो कविता किसी एक वर्ग विशेष की नहीं रही, वो कविता किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, वो मानव मात्र की बनी। और मानव मात्र की कविता को उस दायरे में समेटने के लिए हमें किसी बंधन की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आज कविता हो या गीत हो या गजल हो या छंद हो, वो सब उतने ही सार्थक हैं, उतने ही प्रिय हैं जनता को, जो उसके मन की पीड़ा को, आम व्यक्ति की पीड़ा को हमारे सामने साकार करते हैं। और क्योंकि कबीर आज भी आम व्यक्ति की उस पीड़ा को, उस चेतना को, उस भावना को हमारे सामने दोहराते हैं, इसलिए वो सार्थक है। इसलिए नहीं सार्थक है कि केवल वो दोहा है, लेकिन वो प्रिय इसलिए है क्योंकि सुनने में भी अच्छे लगते हैं, सरल भी है और भाव प्राण भी है। लेकिन आज की कविता में ये गुण छंद मुक्त होकर भी ये सारे गुण बराबर देखे जा सकते हैं। इसलिए हम कविता को इस दायरे में ना ही बांधें तो अच्छा होगा, क्योंकि मानव मन की उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली ये एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी भावाभिव्यक्ति है, जिसे हम सब अपने अपने रूप में, अपने अपने बिंदुओं से, अपने अपने शब्दों से, अपने अपने अर्थों को समेटते हुए उसमें हम अपनी कलम से साकार करते हैं। वाह 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 अरुणा जी, आपने तो बड़ी विस्तृत व्याख्या की, बहुत ही अच्छे से बताया। एक एक कवि की कविता के साथ इतना विस्तृत ज्ञान मिला है आपके। नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल मेरा अनुभव है। लगभग 50 बरस इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैंने अध्यापन का कार्य किया है और कितनी पीढ़ियों के बीच से गुजरी हूँ, तो वहां से जो मैंने अनुभव बटोरे हैं, आज भी बहुत हमारी जानी मानी शिष्या वो कवित्री हैं और लिख रही हैं, और देश विदेश में वो अपनी कविताओं द्वारा उस नाम को कमा रही हैं। तो हम उस विकास यात्रा को बराबर देखते चले आ रहे हैं। और हमने क्योंकि पढ़ाया है, रासों से लेकर उस छंद को गाया है, क्लासों में गाया है, घनानंद को भी गाया है, भूषण को भी गाया है, रासों को की वो डिंगल पिंगल शैली को भी हमने वहां पढ़ा है। और उसके बाद में हमने मुक्तिबोध से लेके गिरजा कुमार माथुर तक की बात की है। और क्योंकि व्यक्तिगत रूप में हम माथुर साहब से भी मिले और लोगों से भी मिले, और हमने उनके विचारों को भी सुना और नई कविता की बात भी सुनी, इसलिए वो अनुभव हमारे वहीं के बटोरे हुए अनुभव हैं। जी जी बिल्कुल। इसी में मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है। हाँ, मुझे तो आ रही है। जी अब आई है, अब आई है। हाँ जी, तो आप ही की इस व्याख्या अनीता में जी कुछ की आवाज नहीं आ रही, तो इसी में मैं कुछ जोड़ना चाह रही हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है
आपको शायद नहीं, नहीं आ रही अनीता जी होगी। की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मुझे तो आ रही है। हाँ, अ, बोलिए आप चल- अनीता जी, बोलिए। जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि अनीता जी, कविता में पता गयता नहीं, होना जरूरी है। शारदा जी की आवाज भी आ रही है, अनीता जी की नहीं आ रही बस। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ, उनको आ रही है मेरी आवाज। तो शारदा जी को मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही। हाँ जी। तो मैं ये कह रही थी कि ये जरूरी नहीं है। नहीं, अनीता जी की नहीं आ रही आवाज। चलिए शारदा जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है ना, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो दोनों को आ रही है? हाँ, शारदा जी आपकी आवाज आ रही है, अनीता जी की नहीं आ रही। अविनाश जी बस। कहाँ चले गए? अविनाश जी कोई हमको बात बीच नहीं, में आप आगे कंटिन्यू करिए जी। अविनाश जी आ रही है। शायद वहां से कुछ इस कनेक्शन को जोड़ सकते कोई हैं। बात नहीं, आप शारदा जी बोलिए। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ पूरी तरह कि समय के हिसाब से परिवर्तन आवश्यक भी है, होता भी है, और कविता में भी हुआ है बहुत तरीके से। आजकल हाइकू, कभी माहिया भी कितना सुंदर लगता है। जब माहिया सुनते हैं, कोई गाते हैं, गांव के लोग माहिया में गीत गाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो अलग अलग विधा है इसकी, जिसमें लोग लिखते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब विधा अच्छी लगती है। हाँ, हम किसी नेट एक को जज की समस्या है शायद अभी। हाँ, अविनाश जी अभी दिख रहे हैं, हाँ आवाज जी, अभी कुछ नहीं है। नेटवर्क एरर आ गया था मेरे यहाँ, शायद मैं जुड़ नहीं पा रहा था दोबारा। हाँ, अविनाश जी की भी आवाज नहीं है। आवाज जा रही है मेरी? मुझे तो आ रही है। हमें आ रही है। हाँ, अब ठीक है। आवाजें नहीं वो आ थोड़ा रही। मेरे यहाँ नेटवर्क एरर आपको आ गया था। अरुणा जी के उसमें आप में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है सबकी? अभी जा रही है आवाज? हेलो। हम्म जी, आपकी आवाज आ रही है, अरुणा जी का नेटवर्क नहीं है ठीक। आप कंटिन्यू रखिए। ठीक ठीक है। हम्म। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि कहा जा रहा है कि नई पीढ़ी की पसंद बदलती जा रही है, छंदमुक्त। और अविनाश जी आवाज नहीं आ रही। मैम आप हमें आ रही अपने, है। आपकी आवाज आ रही है, मेरी हाँ, आवाज जा मुझे रही है तो अब तक मुझे अरुणा नहीं आ मैम? रही। हाँ, खाली एक अरुणा जी बार को फिर से की आप, आवाज नहीं आ रही है, जी, अरुणा जी को फिर आवाज से चलिए नहीं वो आ आप रही कनेक्ट हो चलिए जाए। कंटिन्यू। जी जी। है। हाँ तब तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, जी। मेरा अगला सवाल होगा मैम, अ, अनीता वर्मा मैम से। मैं यह जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि यह माना जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी है, उनकी पसंद बदलती जा रही है। जैसे आपने पिछला सवाल जहां छोड़ा था, उस जवाब को मैं आगे लेना चाहूंगा कि उनकी जो पसंद है अचानक से क्यों बदलती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या आप महसूस कर पा रही हैं? देखिए, इसमें पसंद नापसंद का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो समय का मूलचूल परिवर्तन होता ही है। और जिसे कहते हैं ना, नहीं, जैसे जनरेशन गैप। आप बताएंगे, जैसे छंद मुक्त कविता में जैसे फिल्मों का उदाहरण दे रही थी, गाने में मैं जैसे रैप उसी किए पर जा आ रहे। रही हूँ, उसी पर आ जी रही जी। हूँ। जी। तो क्या होता है कि जब भी कुछ नया होता है, उसको हम आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं। अगर जी युवा पीढ़ी कुछ नया कर रही है और उस नया हमें स्वीकार्य नहीं है, तो ये मानव का स्वभाव है। लेकिन उसके साथ साथ उसका स्तर क्या है, मैंने उसके साथ साथ ये भी बात की कि जिसमें गांभीर्य नहीं है, जो जिसकी आयु क्षणिक है, वो थोड़े देर के लिए ही होता है। और फिर जो अच्छी रचना होती है वो लंबे समय तक रहती है, वो कालजयी रचना बन जाती है। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छा लिख रही है, और उनको भी मंच पर, हालांकि जब आप जिसे कहते हैं ना कि मौलिक नहीं होते हैं, मौलिकता की कमी होती है, आप किसी को कॉपी करते हैं तो एक दो बार कर लेंगे, उसके बाद आप नकारे जाएंगे। लेकिन अगर आपके लेखन में मौलिकता के स्वर हैं और उसके साथ साथ उसमें आत्मा है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें गयता हो। गाया, कई बार क्या होता है, मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है कि जब कोई कवि मंच पर गा करके कविता को प्रस्तुत करता है तो वो इतनी प्रभावी नहीं होती, क्योंकि उस वाक्य नहीं को लगते। 3 बार, 4 बार, 5 बार गाता है। और फिर मैं कई बार उनको कहती हूँ कि अच्छा, आप अब आपने शुरू का गा दिया, अब आप इसको पढ़िए, आप एक कवि की तरह इसको पढ़िए। और वो जब पढ़ते हैं तो वो ज्यादा तो वो सटीक ज्यादा लगती है, सुंदर बिल्कुल, लगते और हैं। प्रभावी हो जाती है।
सही बात है। तो यहाँ पर युवा पीढ़ी भी नए नए प्रयोग करती है। हमने भी अपने समय पे प्रयोग किए। हमारे जो लेखक थे, इतना लंबा इतिहास है लेखन का, भारतीय साहित्य का। और उसके साथ साथ अगर मैं विदेशों की बात भी कर रही थी आपसे, मैंने कहा था कि इसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगी। तो ये प्रश्न, एक बार मैं अर्मेनिया में किसी मंच पर बैठी थी और एक मेरी छात्रा ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि आप के यहाँ बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के दीवाने हैं, रशिया वाली पूरी बेल्ट जो है उधर की, वो बॉलीवुड के दीवाने थे। तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो बॉलीवुड लिखा जाता है वो गा करके गीत होते हैं, हमारे यहाँ भी फिल्मी गीत होते हैं, पर आपके यहाँ क्या साहित्य भी, लिटरेचर इज ऑल्सो रिटन इन दैट पोइटिक फ्रेजेस और इडियम्स अलोंग विद द सिंगिंग वैल्यूज? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, हमारे, फिर वही पूरी यात्रा उनसे मेरी चर्चा हुई। तो वो उस बच्ची ने 2 कविताएं अर्मीनियन भाषा के निकाल करके लाई, और जिसमें ये था कि एक सैनिक रात को वीराने में जा रहा है और उसको डबल रोटी कहीं से खरीदनी है। वो किस्सा गोई थी उसमें, उस कविता में गजब की किस्सा गोई थी। कोई गैरता नहीं थी, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी विषय वस्तु और उसकी संवेदना वो बहुत गहरी थी। तो इन बातों से वो उनके वहां के कवि की ऐसी रचना थी जिस पर वो बहुत जगह पुरस्कृत हुए और शायद उनको वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा गया। उनको उसके बारे में वैश्विक स्तर पर भी बात हुई। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि हम मंचों पर कविता को गा करके और लय के साथ सुनाएं। और कई बार तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, इतना अच्छा गीत होता है, इतना अच्छा गीत होता है, लेकिन जो कवि है वो चूंकि उसको अपने स्वरबद्ध किया होता है उसने, और जब वो उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ता है तो उसका जो मतलब ही निकल जाता है। प्रभाव कम होता चला जाता है। और न केवल कम होता है, ये भी बहुत बार होता है कि आप एक ही तरह की लय में सारी कविताएं सब गाते चले जाते हैं और वो टाइप भी हो जाता है वो व्यक्ति। चाहे मैं सीधी सीधी बात, आप समझ गए होंगे, कुमार विश्वास की बात कर रही हूँ। और उन्होंने वो एक लय शुरू की, आज तक जिस मंच पे जाते हैं उनको उसी लय में, हालांकि उन्होंने अपना फोटे भी बदल लिया, वो रामायण भी बांटने लगे, बहुत कुछ करने लगे, लेकिन फिर भी उनको उसी के लिए जाना जाता है। ये उनका एक तरीका था। पर ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें आत्मा को होना जरूरी है, और उसमें जिसे कहते हैं बिंब, प्रतीक कितने सटीक है, ये बहुत आवश्यक है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखती है, और ध्यान क्या रखना है, ये तो कवि के अपने आप से, अगर वो अच्छा कवि है तो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसकी आत्मा से चीज निकलती। कई बार मैं सोचती हूँ, कोई जैसे ना कोई बात ठक से लग जाती है। अब मैं आपके पटल में बड़ी आत्मीयता से बात कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही बैठ करके किसी विषय पर चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि वैभवी बहुत अच्छी चर्चा करती है और उनसे इस पटल पर बहुत सारी बातें हुई हैं मेरी। तो मेरी आंखों के सामने आज वो भी आ रही है और आप भी इतना अच्छा आज संचालन कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जो कविता है उसका विस्तार, उसका फलक, उसका कैनवस बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है। हम इसको किसी ढांचे में, किसी सीमा में, या किसी तथाकथित, जिसे कहते हैं ना कि सो कॉल्ड ब्रैकेट्स में, उसमें नहीं रख सकते, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रख सकते। इट हैज सच अ बिग कैनवस, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तो उसको ये कहना कि छंदबद्ध होनी चाहिए या छंद मुक्त होनी चाहिए या अकविता होनी चाहिए या हाइकू, कुछ भी नहीं। कविता वो है जो अपनी बात पाठकों तक, अपनी संवेदनाओं को, दूसरे की संवेदनाओं को, समाज की संवेदनाओं को, समाज की दर्द को, उसके आसपास, उसके भीतर जो उपज रहा है समाज से, उसको कह पाती है, तो वही कविता सार्थक है, चाहे वो किसी भी रूप में पाठक के सामने, दर्शक के सामने आए। जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, मैसेज कर रही हैं बार बार, और
डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी जुड़े हुए हैं, जो खुद भी अच्छे गज़लकार हैं, इस पटल पे कई बार आ चुके हैं, आलोचक भी हैं। मैं जानता हूँ इन्हें, ये मेरे काफ़ी प्रिय हैं और छंदबद्ध रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, दोहा लिखते हैं, बाल साहित्य लिखते हैं या गज़लें लिखते हैं। उनका मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और ये जवाब आप ही देंगी अनीता मैम। सवाल उनका यह है कि छंद मुक्त कविताएँ पाठकों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही हैं। अकादमिक लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती ये विद्यार्थियों पर, पाठकों पर थोपा जा रहा है। इसका क्या जवाब दे सकती हैं आप? जी। ये प्रश्न बहुत सारे लोग, बहुत सारी इस तरह की चर्चाओं में करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहली बात की कि कविता में आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं पसंद आ रही, तो वो पुस्तकें, वो कविताएँ, चाहे गगन गिल लिखती है तो साहित्य अकादमी मिलता है, चलिए पुरस्कारों की बात ना भी करें, लेकिन जब अज्ञेय लिखते हैं या कोई और कवि लिखते हैं, तो वो कालजयी रचनाएँ आज तक क्यों याद की जाती हैं? उसके बिल्कुल। पीछे, उसके अंदर, उसके भीतर ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वास, ऐसी संवेदना, ऐसा समाज होता है, जो उस कैनवस पर इतने सुंदर रंग बिखेरता है कि सब सीमाएं पीछे रह जाती हैं। मंच पर गजल पढ़ते हैं लोग, गाते हैं, गजलों का अपनी एक विधा है, दोहों की अपनी विधा है, यहाँ तक कि माहिए, मैं तो पंजाब से हूँ और मैंने खुद बहुत सारे माहिए लिखे हैं, और माहियों का भी एक अपना, जिसे कहते हैं परिसीमन होता है, एक मात्राएं होती हैं माहियों की भी, उसी के भीतर रह करके लिखना होता है। और मेरे माहिए तो कोरोना काल में मैंने लिखे और लोगों ने खूब गाए, और सारे माहिए कोरोना पर ही थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये क्यों कहें कि ये विधा अच्छी है और ये खराब है। विधा का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर ये है कि कवि अपनी बात सटीकता के साथ, मर्म के साथ, बड़े कैनवस पर किस तरह से रंग बिखेरता हुआ पाठकों तक पहुंचाता है, और पाठक उसके साथ या श्रोता उसके साथ कितना आत्मसात कर पाता है। अब इसी बात का एक और जवाब भी है इसका, कि मंच की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में बहुत बार आता है कि गजलों और गीतों का जो सबसे ज्यादा नुकसान है, वो मंच ने किया है। जब से मंचों पर चुटकुलेबाजी शुरू हुई है, वो क्या कविता है? आप कविता की 2 लाइनें पढ़ता है और 4 चुटकुले सुनाता है, और फिर वो कहता है कि मैं मंच पर मंचीय कवि हूं। तो ये भी स्वीकार्य नहीं है। कविता का जो मर्म है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात समझा दी होगी, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं आप मैम, और आपको मैं सुन रहा हूँ और बार-बार सुनना चाह रहा हूँ। बहुत तर्कपूर्ण तरीके से आप बात रख रही हैं। कब आप बिल्कुल सही कहा आपने कि माध्यम कुछ भी हो, चाहे वो छंद में हो या छंद मुक्त में हो, बात होनी चाहिए, संवेदना की बात होनी चाहिए, कंटेंट की बात होनी चाहिए, कथ्य की बात होनी चाहिए। जो कि मुझे लगता है कि छंदबद्ध वाले और छंद मुक्त कविताएँ लिखने वाले दोनों तरह के रचनाकारों में देखने को मिल रही हैं ये बातें। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मेरे पास अभी कुछ समय है, लगभग 12-13 मिनट हमारे पास है। अरुणा गुप्ता मैम, अगर मेरी आवाज़ जा रही हो, तो ये सवाल आपसे होगा। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? जी हाँ, जी आवाज़ आ रही है। बहुत देर आपकी तक आवाज़ मैं भी आ रही है। जी, जी। बहुत देर तक जुड़ ही नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं सुना। नहीं, तो वो कोई बात नहीं। आप सहज हैं, आप सवाल आपसे मैं ले सकता हूँ? जी, जी। जी हाँ, ये बिल्कुल। बिल्कुल नया सवाल होगा भविष्य को लेकर। भविष्य की हिंदी कविता के लिए आप किस दिशा को अधिक सार्थक मानती हैं? हालाँकि ये सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल अगर है तो मैं पूछ रहा हूँ कि भविष्य की हिंदी कविता के लिए आप किस दिशा को अधिक सार्थक मानती हैं? छंदबद्ध कविता को या छंदमुक्त कविता को या फिर दोनों को? देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस मामले में कि भविष्य की दिशा हम निर्धारित करने वाले कोई नहीं है। जो समय हमें जिस तरफ ले जा रहा है और जिस तरह से ले जा रहा है, एआई के प्रभाव के साथ में जो कुछ चल रहा है, हमें यहाँ
सब कुछ समझते हुए अपनी भावनाओं को जिस प्रकार से भी समेट कर, जिस रूप में भी समेटना है। केवल कुछ अंश अनीता जी का सुन पाई थी मैं, कि जो मंच पर कविता आज चुटकुलेबाजी के रूप में पढ़ी जा रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कविता में एक ऐसी सार्थकता होनी चाहिए जो उन बिंबों के माध्यम से, उस सरल शब्दावली के माध्यम से उन भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके, जो हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो हमारे जीवन को दिशा दे सके, जो हमारे समाज को कुछ सिखा सके। ऐसे स्वर हमारे सामने आने चाहिए और वो सार्थक शब्दावली में होने चाहिए। उसको छंदबद्ध या छंद मुक्त कहने से कोई तात्पर्य नहीं है। केवल संवेदना उसमें ऐसी होनी चाहिए कि केवल कथन कविता नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं एक बिंब है, कहीं ना कहीं एक गहराई है, एक व्यंजना है। उस व्यंजना के साथ जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तो एक भीतर खलबली मचती है। कविता वही है जो हमारे भीतर प्रश्न उजागर करती है, हमें कहीं उस तरफ ले जाती है कि एक दिशा मिलती है। इसलिए हम दिशा देने वाले कोई नहीं है। आज के परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़कर अगर हम मंच पर, लेखन में, शब्दों में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में कहीं भी अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं, उसमें सब कुछ होना चाहिए। चाहे वो माहिया हो, दोहा हो, गीत हो, गजल हो, हाइकू हो, कुछ भी हो, छंदबद्ध या छंद मुक्त, इसका कोई पैमाना मैं नहीं मानती हूँ। बिल्कुल। जी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अनीता वर्मा मैम बता रही थीं कि छंदमुक्त कविता के भी अपने कायदे हैं, नियम हैं, कैसे लिखे जा कै वो कविताएँ कैसे लिखी जाती हैं। तो जो हमारे साथ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि ये मत समझे कि जो छंद कविता है पूरी तरह से मुक्त है, बंधन मुक्त है। वहाँ भी कुछ अपने उसके बंधन हैं, जिसका निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा, आप एआई की चर्चा कर रही थीं। एआई तो जी अब इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, साहित्य में धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इसके और भी परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। जो पाठक मैं उन्हें मान सकता हूँ, लेकिन अचानक से 2 महीने के अंदर काव्य संग्रह उनके आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो मैं खतरनाक ही मानता हूँ। इस चीज़ को आप वर्तमान समय में किस तरह से देखती हैं या भविष्य को लेकर किस तरीके से देखती हैं? क्या ये एआई सहयोगी के रूप में हमारे साथ होगा या इसके कुछ अपने नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? ऐसा है, ये एआई का पूरा वर्कशॉप अभी हमने अटेंड किया था और इसी जी। फायदे नुकसान पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। अगर हम हुँ, सावधानी से इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए सहायक हो सकती है, लेकिन हमारे भावों की अभिव्यक्ति एआई नहीं कर सकता। भावनाएं बिल्कुल, तो हमारे भीतर, मानव मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति कविता है। मानव मन के विचारों की भावनाओं को गूंथ कर साहित्य हमें दिशा प्रदान करता है। एआई को हम जो डेटा फीड करेंगे वही डेटा हमारे सामने आएगा। इसलिए वहां हमें ये देखने की जरूरत है कि जिन विचारों और जिन भावों को रिपीट किया जा रहा है बराबर, वो हमारे नहीं है, वो बराबर हुँ, एआई के रिपीटेड थॉट्स हैं। और हम कहीं भी उस युग में नहीं जाना चाहेंगे कि केवल हम रोबोट बन जाएं, केवल हम मशीन बन जाएं। हम एआई को अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करें, उस डेटा को हम उसको सुधारने के लिए प्रयोग करें। तकनीक है, वो एक तकनीक है। मानव मस्तिष्क में जो कुछ गुथा हुआ है, जो कुछ बंधा हुआ है, उसको एआई अभी उतनी गहराई से नहीं पकड़ सकती। पकड़ लेगी तो जबकि जब देखेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि हमें उसे बड़ी सावधानी से उस तरफ जाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सही बोल रही हैं आप। यही सवाल मैं ले रहा हूँ शारदा कनोरिया मैम, एआई के परिणाम फ़ायदे हैं क्या हो सकते हैं? फ़ायदे हो सकते हैं या नुकसान इससे ज़्यादा भविष्य में देखने को मिलेंगे हमें?
देखिए आज जो नई टेक्निक आ रही हालांकि ये ऐसा विषय है कि एक परिचर्चा हम इस पे बाद में रख सकते हैं अलग से, बाद में रख सकते लेकिन हैं, जब बिल्कुल चर्चा छिड़ गई है तो ये ठीक जानना है, जरूरी थोड़ा हो बात जाता है कर हमारे थोड़ी। दर्शकों के लिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं वो आने वाला समय बताएगा कि हम कितना उसको सही मानते हैं, कितना। लेकिन ये बात एकदम अरुणा जी ने सही बोली है कि मानव मन तो नहीं है वो, उसमें आत्मा तो है नहीं, तो वो उसके विचारों में वो गहराई तो आ ही नहीं सकती है। हम जो डेटा देंगे वही उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे डेटा देते हैं और किन लोगों के हाथ में वो रहता है और कितना सुरक्षित रहता है। पर हम बच भी नहीं सकते एआई से, क्योंकि आने वाला जमाना तो एआई का ही है और हमें उसको स्वीकार भी करना ही होगा। अभी ये तो बिल्कुल सही बात है, इंसान जो चाहेगा वो उससे करवा के लेगा। एआई का काम कैसे, मशीन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा उससे काम करवा के ले। तो हम कैसे करवा के ले सकते हैं हमारे, अब वो किसके हाथों में है और कितना उसको उतना सम्मान मिलता है, उसके ऊपर ये बात है कि एआई को कितना तवज्जो देना चाहिए। और वैसे देखो तो अब पुराने गाने अब गानों की बात जैसे करते हैं तो पहले के गाने आज भी उतने ही प्रचलित है। आज गाने आते हैं, नए बनते हैं, 1 साल चलते हैं, सब दूर वही बजते हैं, लेकिन 1 साल का ज्यादा उनका समय नहीं होता है, फिर वो नए गाने, उसके बाद नए गाने आ जाते हैं। क्योंकि एक तो फास्ट युग है, मतलब परिवर्तनशील युग है, हमेशा लोगों को नया कुछ चाहिए, नया कुछ करना है। तो कैसे होगा, परिवर्तन तो होगा ही। साहित्य को लिखने के तरीकों में भी परिवर्तन तो, लेकिन पुराना पुराना हो गया वैसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो तो आज भी जो अच्छा है वो आज भी उतना ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एआई के साथ भी वही बात है कि एआई को हमें अपनाना तो हो गए। अब ये बात भी आपकी एकदम सही है कि कुछ एकदम से राइटर बन गए, एआई के थ्रू एकदम से राइटर बन गए, अपने आप को राइटर बोलने लगे, लेकिन उसमें भाव नहीं है ना, तो वो चलते नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसमें उसके मन के भाव बिल्कुल नहीं है। वो कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल। जो उसको दे देते वो बता देता है, बाकी क्या बोलेंगे उसके ऊपर, जी, वैसी बात है। उसका उसका प्रभाव भी क्षणिक होता है हाँ और वो थोड़ी देर का प्रभाव होता है। बाकी जो कवि की संवेदनाएं हैं, जो उसका लेखन है, वो भीतर से उपजता है, उसको एआई किसी भी पटल पर अंकित नहीं कर सकता। मान नहीं कर लीजिए आप एआई को कुछ कहते हैं कि हमें ये कविता लिख के दीजिए, वो एआई डेटा कहाँ से लेगा? जो पुराने कवि हैं उन्हीं के शब्द लेकर के, उन्हीं को पिरो करके एक कविता आपके समक्ष रख देगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। इसको और फिर अब वो उसको जो उसमें मौलिकता भी नहीं है, मौलिकता उसमें नहीं है। भावनाएं भी नहीं है, संवेदनाएं भी नहीं है, वैसा कुछ भी उसमें नहीं है। अगर संवेदनाएं होंगी भी तो वो उसने डेटा जहां जहां से उसको गूगल में कहीं भी सारे प्लेटफॉर्म से जो डेटा मिला, जो शब्द मिले, उनका चयन किया। आपने कहा मेरी प्रेमिका के लिए एक कविता लिख दीजिए, तो अब हाँ तक जितनी कविताएं प्रेमिकाओं के लिए लिखी गई उसमें से शब्दों को लेकर के उसको पिरो करके वो आपके सामने रख देगा। तो ये बात है। और इससे अभी यहाँ पर मैं एक प्रश्न देख रही थी कि मुझे भी यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दिया कि कहना था उन्हीं का कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसने पढ़ा है, अब तक कौन इनको पढ़ पाया है। शायद मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पाई, लेकिन अंतिम बात मैंने उसमें पढ़ी। तो बात ये है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको आज तक याद है, वो बिल्कुल याद उसके है, साथ बिल्कुल अपने जीवन को जोड़ते हैं ना। और जिसने दुष्यंत को पढ़ा है या जिसने हम्म, बशीर बद्र को केदारनाथ से। पढ़ा है ना, उसको भी वो भी उतने ही प्रभावी है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये यहाँ पर ये विषय कि कौन सा बेहतर है, बेहतर की बात नहीं है, कौन सा लेखन, कैसा प्रचलन में लेखन लोगों तक पहुंच करके अपना प्रभाव छोड़ता है और कालजयी है, जो समय के अनुसार चल रहा है। अभी मैं उस दिन पढ़ रही थी 2024 में, मैंने उनकी कविता का अनुवाद भी किया। हान कांग की जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी कविता जो थी वो कहीं वर्स में, लिरिक्स में नहीं है, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया। और साउथ कोरिया की जो महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला, अब वो लिरिक्स में नहीं है, लेकिन उनकी गायता है, उनकी कविता में लय है। वो कविता कहीं ना कहीं
कहीं उस परिसीमन से अपने अपने विस्तार को बड़े फलक पर लेकर के जाती है, अपनी बात को कहती है, लेकिन प्रभावी ढंग से। अब चलते चलते चूंकि समय हो गया, मैं अंत में एक अपनी कविता की जो 2 पंक्तियां हैं उनसे आपको पता चल जाएगा स्वागत। कि जी, कि वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा। 4 लाइनें पढ़ूंगी शुरू की, बाकी लंबी कविता नहीं पढ़ूंगी। कि वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है, सवालों में अपने जवाब ढूंढती है। वो मछलियां, वो तितलियां, वो बिजलियां, वो लड़कियां न जाने कहां से कहां को चली हैं और न जाने कहां से कहां को जाएंगी। कुछ एक पंक्ति यहाँ पर कुछ और है जो मैं भूल रही हूँ। और उसके बाद ये है कि अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया, अंतिम पढ़ देती हूँ जो मुझे याद है, कि अकेली सी अम्मा और दीवारों की दुनिया एलेक्सा से दिल का हाल पूछती है। अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया एलेक्सा से दिल का हाल पूछती है, और वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है। अब बीच में इसमें गयता नहीं है, लेकिन फिर भी लय आ जाती है ना। तो ये छंद मुक्त भी है और अपनी बात भी कह रही है। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं, उससे युवा वर्ग भी जुड़ता है, उसको वो उसमें वो मिलता है जो वो चाहता है। तो हमें जेनजी को, जेन अल्फा को आगे तक उन तक पहुंचना होगा, उनको वातावरण भी देना होगा। और निश्चित रूप से मैं तो बिल्कुल इसको लेकर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मेरे मन में कहीं भी ये सोच नहीं है कि कविता का भविष्य क्या होगा। मैं इसको लेकर के पूरी तरह से आशावादी हूँ और बिल्कुल ये मान करके चल रही हूँ कि आगे भी हर समय पर अच्छी रचनाएं आती रहेंगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनीता जी, रचनाएं भी अच्छी आएंगी और लेखन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी रचनाएं आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि हम कुछ रचनाओं को दरकिनार कर दें, तो बहुत ही सार्थक, सामयिक और वजनदार रचनाएं आ रही हैं, जिन्हें पढ़कर लगता है कि सचमुच हमारे मन में एक उमड़न घुमड़न पैदा होती है। और ऐसी ही आशा है नवयुवकों से, युवा लेखन से, कि वो इसी तरह की सामयिक रचनाएं और मन को झिंझोड़ने वाली रचनाएं लिखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में यह बातें निकल कर आई, कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आई हैं निश्चित तौर पे, जिसे हमारे पाठक श्रोता बाद में भी देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चाहे वो कविता के 2 रूप हों, 2 स्वर हों, छंदबद्ध या छंदमुक्त, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये बस अभिव्यक्ति के 2 माध्यम हैं। जो जिस भी तरह से लिखना चाहे रचनाकार लिखे, बस बात अच्छी होनी चाहिए, कथ्य अच्छे होने चाहिए, विषय अच्छे होने चाहिए। ये हमारे बस अभिव्यक्ति के 2 माध्यम मात्र हैं। आप सभी के जुड़ने से ही यह परिचर्चा सफल और सार्थक हो सका है। मैं आप तीनों विदुषी वक्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी दर्शक श्रोता हमारे बीच अब तक जुड़े हुए हैं या बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर परिचर्चा रही। बिल्कुल मैम। बहुत आनंद आया।